पर मेरे कहने का ये मतलब है कि आप दुश्मन और दोस्त सबको चापलूसी से या जैसे भी हो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करिए। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप नुकसान में हैं। ये आपकी कुंडली का फलादेश मैं बता रहा हूं। लग्न सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है ना, कुछ भी नाम रख लेते हैं अपने से। ये जातिका टेहरी गढ़वाल से हैं। 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। विवाह हो चुका है और इन्होंने पूछा है कि दाम्पत्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। तो मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि नौकरी के लिए ये तैयारी कर रही हैं, सरकारी नौकरी के लिए। उसके बाद दाम्पत्य कैसा है, संतान वगैरह के बारे में पूछा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, हमेशा ही याद रखने वाली बात है। अभी तक मेरा ये पर्सनल जो है, मैंने बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं। बहुत बार जब मैंने लोगों से पूछा है कि दाम्पत्य कैसा है, तो सबने कहा है ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। कोई अभी तक ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो बड़े ये कहें कि नहीं ठीक है और संतुष्ट हैं वो, मतलब पूरे अंतर्मन से। बड़े कम लोग हैं। तो इसको ठीक करने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए जो विवाहित हैं। मुझे इसका अनुभव नहीं है, पर फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला था उत्तर प्रदेश में, शायद वो गाजीपुर के थे या बलिया के थे। उनके दाम्पत्य की कुंडली देख करके मैंने, जो उनकी कुंडली थी, वो बात कही कि पंडित जी आपकी कुंडली मुझे परेशान कर रही है दाम्पत्य के क्षेत्र के मामले में, मुझे बता दीजिए कैसा है दाम्पत्य। तो वो बार बार बोल रहे थे नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बार बार बोल रहा था कुछ तो गड़बड़ है, आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि क्या कैसा है दाम्पत्य, बताइए। जाते जाते बात खत्म होने के बाद मैंने फिर से पूछा कि अब तो बता दीजिए, पता नहीं फिर मैं आपसे बात करूं या ना करूं। पर मेरा फलादेश बार बार ये कहता है कि आपका दाम्पत्य ठीक नहीं है। उन्होंने एक बात कह दी, पंडित जी पत्नी का दामन थाम के बैठा हूं तो दाम्पत्य अच्छा है, जिस दिन छोड़ दूंगा घर में लंका दहन हो जाएगी। मैंने कहा मेरा जवाब मिल गया, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि उनकी कुंडली, दोनों की ही कुंडली मेरे सामने थी और पत्नी जो है वो थोड़ी मजबूत थी। पति के कुंडली से उनकी कुंडली ज़्यादा मजबूत थी, पापक ग्रहों की संख्या केंद्र में ज़्यादा थी। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले लग्न कर्क का बना है, इस वजह से इन्होंने एक सवाल और भी पूछा है कि मैं मन से भी थोड़ी बहुत असंतुष्ट या रुष्ट रहा करती हूँ। मन थोड़ा प्रसन्न नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, मन परेशान सा रहता है, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद संतान के बारे में भी पूछा है। वैसे आपकी कुंडली में जो पंचम भाव के अधिपति हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। शनि केतु राहु का प्रभाव है इनके ऊपर, गुरु की दृष्टि है इस वजह से, और गुरु नीच के हैं तो थोड़ी बहुत संतति में समस्या दिख रही है। ये बात मैं यहीं पे कह देता हूँ। दूसरे नंबर पे लग्न चंद्रमा का बना, पुष्य नक्षत्र 8 डिग्री का। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही मायावी, बड़े बेहतरीन, राजसिक, ठाट बाट से जीवन जीने वाले, सबके हिसाब से काम करने वाले। आपके अंदर एक बड़ी अच्छी बात है जो आप उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और वो ये है कि आप दुश्मन और जो दोस्त हैं इन दोनों के हिसाब से बात किया करिए। मतलब आप अपने अंदर इस गुण का विकास करिए कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। अगर वो चिरौरी कर रहा है, अगर वो, मतलब जैसे होता है ना कि सामने वाले के हिसाब से अपनी बात रख देना, मतलब अपने आप को छुपा लीजिए। जो वो जैसा सुनना चाहता है उसके हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से बात करना और उसको शत्रु न बनने देना। जो दोस्त है उससे तो चलो कोई भी बात नहीं है, पर जो दुश्मन है उसको कैसे उसके मन की बात बना करके उसको भी दोस्त किया जाए, बनाया जाए। समझ रहे होंगे आप, मैं उस बात को सही से समझा नहीं पा रहा हूँ शायद, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि आप दुश्मन और दोस्त सबको चापलूसी से या जैसे भी हो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करिए। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप नुकसान में हैं। ये आपकी कुंडली का फलादेश मैं बता रहा हूँ। लग्नेश जो है वो आपकी कुंडली में मंगल और राहु के साथ हैं, उस पर शनि की दृष्टि है, सारे पापक ग्रहों का प्रभाव है। इस कारण से आपको ऐसा होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो हर बार आपको नुकसान और लोग आपको दबाएंगे। तो कम से कम लोगों के हिसाब से बातचीत करना शुरू करिए, राजनीति करिए, पॉलिटिक्स खेलिए। जिस तरह से जो होता है ना, जैसे कि लोगों के हिसाब से बात कर दिया, चलो ठीक है, बात खत्म, अपना काम निकालिए, आप फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। इस वजह से आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। लग्नेश चंद्रमा तृतीय भाव में, इस वजह से मेहनत हर बार ज़्यादा करनी होगी। राहु के साथ, इस वजह से पराक्रमी आप हैं। मंगल के साथ, इस वजह से व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे अपने यश को प्राप्त करता है और अपनी कृतज्ञता के साथ
जब पूरी जो मेहनत करता है वो पूरी कृतज्ञता के साथ करता है, उसमें कहीं से भी वो पूरे हृदय से अपना काम करता है। मेरे कहने का सीधा सा अर्थ ये है। अनुशासित और कभी भी गंदा नहीं होना, बिल्कुल ही स्पष्ट, बिल्कुल ही सत्य, बिल्कुल ही जिम्मेदार और बिल्कुल ही नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, जो बिल्कुल ही भरोसेमंद है और जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये गुरु और सूर्य आपके और आपके पति को, यहाँ पे सूर्य नीच के नहीं होते और परिवर्तन नहीं होता तो दाम्पत्य और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता था, पर ये स्थिति बड़ी अच्छी बनी है कि कम से कम गुरु और सूर्य का परिवर्तन हुआ है। लेकिन लग्नेश के ऊपर शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव है और एकमात्र ग्रह गुरु की दृष्टि जा रही है, इस वजह से थोड़े ठीक हैं। अगर ये लग्नेश और पंचमेश का योग यहाँ नहीं होता तो थोड़ी और भी गरीबी वाली बात हो जाती और थोड़ी दिक्कत होती। वैसे आपकी कुंडली में मंगल यहाँ भी ठीक है, मंगल यहाँ भी ठीक है और मंगल यहाँ भी ठीक है। यहाँ स्वास्थ्य को कमजोर करने के साथ साथ वो आपको कुछ भी होने नहीं देंगे, मतलब विपरीत परिस्थिति भोगने के बाद भी व्यक्ति जीत करके खड़ा हो जाता है। साहस यहाँ भी है, साहस यहाँ तो जबरदस्त है और यहाँ भी आपकी कुंडली में मैं स्थिति खराब नहीं ही देख रहा हूँ। गुरु है यहाँ पे, ठीक है, लग्न को देख रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव है। शारीरिक जहाँ पे बल ज़्यादा लगे उस चीज़ से मेहनत आपको ज़्यादा करनी चाहिए। वन विभाग में नौकरी मिल जाए, जल विभाग में नौकरी मिल जाए, किसी जैसे CBI वगैरह में लग जाए, IT डिपार्टमेंट में लग जाए, बिहार सरकार के टेक्निकल या फिर किसी जो वहाँ पे आप जहाँ पे हैं टेहरी में हैं तो उत्तराखंड में किसी राज्य सरकार के टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई नौकरी मिल जाए, जैसे तो आपको वो क्षेत्र पुलिस विभाग में हो जाए, उत्तराखंड पुलिस में हो जाए, तो ये कुंडली उस तरफ ज़्यादा जाएगी। मंगल का प्रभाव ठीक है पर शनि के प्रभाव में है, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी भी हो रही है क्योंकि मारक ग्रह की दृष्टि है और वस्तुतः वो परिवर्तन में आकर के अपना प्रभाव निगेटिव ना करके पॉजिटिव ही कर रहा है। वैसे संयमित हैं आप, नियमित हैं, जिज्ञासु हैं और बहुत ज़्यादा सुबर नेचर के हैं। आप जल्दी ही किसी की बातों में आ जाते हैं, आप जल्दी ही किसी के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी ही किसी पे भरोसा करके अपना नुकसान करते हैं। ये चीज़ आपको पीछे कर रही है, इस पे थोड़ा और प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। अब मैं आपको आपकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली माघ माह में जन्मे हैं, आप स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी स्वास्थ्य भाव में दो शुभ ग्रह और यहाँ के अधिपति नीच के हैं, तो छठवें भाव के अधिपति नीच के हों या कमज़ोर हों तो ही ठीक होती है। बहुत ज़्यादा वो बलवान होंगे तो ठीक नहीं होगा। हालांकि वो भाग्येश भी होते हैं जहाँ शनि राहु केतु का प्रभाव है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का भाग्य बल थोड़ा कमज़ोर होता है। गणेश जी की पूजा या भगवान के मंदिर का दर्शन, गाय की सेवा, गुरुजनों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का पूजन, सबका आदर करना, एकादशी का व्रत करना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, वट वृक्ष में दूध अर्पित करना आदि आदि चीजें आप कर सकते हैं। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, आपका काम धीरे धीरे होगा। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा सरकारी नौकरी के योग बनाएंगे। मंगलवार के जन्मे हैं, इस वजह से साहस हमेशा ही रहता है। आगे बढ़ता हूं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये बहुत बढ़िया। सुकर्मा योग, ये बहुत अच्छा। इन सब मामलों में आपकी कुंडली कमजोर बिल्कुल भी नहीं है और सरकारी नौकरी का प्रयास आपको सबसे पहले करना चाहिए। कारण है क्या? क्योंकि इसके ठीक पीछे शनि है और दशम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु एक दूसरे के निकटस्थ बैठे हैं। 10वीं बात है, यहाँ पे स्वग्रही शनि मंगल मित्र की राशि में और गुरु मित्र की राशि में, सूर्य का भाग्य भाव में जाना और जन्म कुंडली में बुध का अपने ही राशि में बैठना, चंद्रमा का स्वग्रही होना, ये सारी स्थितियां। अब एक बात बताता हूं, आप महिला जातक पर आपको नौकरी कितनी क्यों पड़ी है? आपने विचार नहीं किया क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का दशमांश बड़ा ही एक्टिव है। गौर करिए, लग्न को छोड़ करके 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ा 8 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ लगातार ग्रह बैठे हैं। और केंद्र में देखिए, दशम स्थान का अधिपति आपको स्वाभिमानी बना रहा है। दशम स्थान का अधिपति आपकी कुंडली में खुद के रोजगार की तरफ भी आपका ध्यान लेके जाता है। गुरु केंद्र में नीच के नहीं होते, सूर्य यहाँ नहीं बैठे होते और जन्म कुंडली में अगर वो नीच के ग्रह के साथ नहीं बैठे होते तब तक सरकारी नौकरी आपको मिल चुकी होती। और कई बार तो आपको ये दशा, इस दशा ने भी भयंकर परेशान किया है। कई बार छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति को नौकरी से वंचित होते देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति में कि ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ी बोलूंगा अजीब तरीके से।
ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में लग्न बना हो कर्क का, कर्क लग्न के लोग किसी भी चीज को जब पकड़ते हैं तो छोड़ने का काम नहीं करते। ऐसी अवस्था में वो कई बार लाभ और हानि से ऊपर उठ ही नहीं पाते, या कई बार वो उसके बारे में विचार कर ही नहीं पाते कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर्यावरण और अपने निकट के वातावरण को अच्छे तरीके से नहीं समझने के कारण कई बार उनको प्रैक्टिकली जीवन में नुकसान होता है। उसका लोग कई बार नुकसान इस वजह से भी कर देते हैं क्योंकि वो आसानी से किसी पे भरोसा करके अपना स्व नुकसान कभी पहचान नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में उसको कई बार अपने छोटे ही समाज में मजाक का पात्र या हंसी का पात्र बनना पड़ता है, जिसमें कई बार उसके अपने ही निकट के लोग जैसे पति, भाई या पिता या माता ही हो जाते हैं जो आपके ही निंदा के स्रोत बन जाते हैं या आपके ही निंदक हो जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। ऐसी अवस्था में कि लग्नेश का तृतीय भाव में जाना, उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव, गुरु का जन्म कुंडली में नीच का होना, परिवर्तन होना एक अलग बात होगी, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में इसकी कमजोरी आपके कई सारे प्रभावों को कमजोर कर रही है, जैसे आपको होपलेस कर रही है और कई बार आप बिल्कुल ही अपने आप को अकेला या कई बार बिल्कुल ही अलोन फील करते हैं। कई बार ऐसा होगा जहां आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और कई बार आपकी साहस की स्तुति बड़ी उच्चतम और आला दर्जे की होगी, पर अगले ही क्षण आप पीछे फिर से वापस नीचे गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है, वो राहु और केतु से प्रेरित हैं और पीड़ित हो रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति का दुह स्थान में जाना, जैसे मंगल आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं और उस पे शनि जैसे मंद ग्रह की और पापक ग्रह या ऐसे स्थिति में कि जो आपकी कुंडली का मारक है, जो आपके पंचम भाव के अधिपति को भी देख रहा है और लग्न के अधिपति को भी देख रहा है, ऐसी अवस्था में ये दोनों ही चीजों को कमजोर करेगा। खुद जो है वो राहु और केतु के संपर्क में आकर के आपकी कुंडली के भाग्य के बल को कमजोर करके किस तरीके से आपको पीड़ित और परेशान करके आपके भाग्य के सहयोग को आपसे वंचित कर रहा है, और साथ ही साथ आपको भी कई बार एक चीज को 10 बार कराने के लिए मजबूर करता है। जब जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति जो कि जन्म कुंडली में बनेंगे सूर्य, वो जन्म कुंडली में जब द्वितीय भाव में या अपने भाव से सप्तम भाव में या अपने भाव से छठवें भाव में जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या व्यक्ति के कुटुंबजनों से होती है। ऐसी अवस्था में व्यापार और कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति को खुद के रोजगार के बारे में अवश्य ही एक बार विचार कर लेना चाहिए। कारण क्योंकि दशम स्थान के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हैं। आपकी जन्म कुंडली में 2 स्थितियां ऐसी बन रही हैं और 3 से 4 स्थितियां ऐसी बन रही हैं। 2 स्थिति ऐसी बन रही है जो आपको खुद के रोजगार के लिए विचार करने को कह रही है, जहां 3 से 4 स्थितियां और दशाएं ऐसी बन रही हैं। दशा के आधार पर भी इसको कहूंगा कि व्यक्ति को कई बार उसको सफलता से किनारे कर रही है, लेकिन 3 से 4 स्थितियां आपकी कुंडली में नौकरी के लिए आपका कभी भी ध्यान उधर से हटता ही नहीं है। जैसे शनि का लग्नेश को देखना, शनि का पंचमेश को देखना, शनि का दशम भाव के अधिपति को देखना, लग्न पे सूर्य की दृष्टि, चंद्रमा से सूर्य का संबंध नवम पंचम का बनना, गुरु से जन्म कुंडली का संबंध शनि का बनना, ये जो स्थितियां बन रही हैं निस्संदेह ये आपकी कुंडली में सरकारी क्षेत्र के प्रति आपके आकर्षित और आपके आकर्षण का कारण बन रही है। जितने भी लोग जो आईएएस, आईपीएस किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी से ये बात कहता हूं कि उनकी कुंडली में ये योग अवश्य बनते हैं। जो कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ अपने बल पे कुछ अपना जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उनकी कुंडली को आप एक तरफ रखें। और जो सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सारे लोगों की कुंडली में आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से कॉमन देखने को मिलेगी कि जो सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका संबंध दशम स्थान के अधिपति से शनि का अवश्य होता है। साथ ही साथ उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध छठवें भाव से अवश्य होता है। कई बार ये भले ही बहुत ज्यादा मजबूत न बने, पर ऐसी ही स्थिति होती है, लग्न से सूर्य का संबंध हो, जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ शनि का संबंध हो, दशम स्थान से सूर्य का संबंध हो, चतुर्थ स्थान से सूर्य का संबंध हो, तो व्यक्ति का स्वतः ही ध्यान जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ जाता है। वहीं जब जन्म कुंडली में छठवें भाव का संबंध जब चतुर्थ भाव से बन जाए तो भी व्यक्ति का ध्यान सरकारी क्षेत्र की तरफ जाता है। तो ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में भी बन रही है। इसके अतिरिक्त अगर जन्म कुंडली के कहीं से भी जब चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो, जैसे वो पापक बनते हो या फिर वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो रहे हो, सेंसलेस हो रहे हो, जन्म कुंडली में वो पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, त्रिक भाव में बैठे हो या लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हो, दशम भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हो, दशम स्थान गुरु का संबंध तुला राशि से बन रहा हो, शुक्र से बन रहा हो, नीच के होते हो, और तो ये जो स्थितियां बनती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुद का कारोबार और खुद के नौकरी और खुद के रोजगार के पीछे दिमाग ज्यादा लगा
लगाता है, बुध ज़्यादा मजबूत होते हो तो ये चूंकि व्यवसायिक नेचर के व्यक्ति को बनाने में ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो ये जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में दोनों ही, पर आपको सबसे पहले अपनी कुंडली को देख करके मैं ये बात कहूँगा आपकी कुंडली में कि आपको सरकारी क्षेत्र पे पहले फोकस ज़्यादा करना चाहिए। बशर्ते अभी अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्लियर कट में बोल रहा हूं बात, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके पीछे एकमात्र आपकी कुंडली में आपकी परिस्थिति जिसके हिसाब से आप रेगुलराइज नहीं है, और दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में लग्नेश का तीसरे भाव में जाना, जिसके कारण आपको जबरदस्त और बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। राहु की दशा ऊपर से चल रही है जो आपको अलग तरीके से परेशान और ज्यादा मेहनत करवाएगी। साथ ही साथ अभी आपकी कुंडली में ये राहु 2033 तक रहने वाले हैं। विचार करके देख लीजिए करना क्या है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि मंगल यहां भी ठीक है, मंगल यहां भी ठीक है और मंगल यहां भी ठीक है। ये आपको कभी भी बैठने नहीं देंगे, कारण क्योंकि यहां भी मंगल का प्रभाव यहां है, यहां भी मंगल का प्रभाव जो है वो दशम भाव के अधिपति का संबंध है द्वितीय भाव में, यहां भी दशम भाव का अधिपति दशम भाव में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति स्वयं के रोजगार पे खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है और कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है। वो खुद के बल पे कुछ करना चाहता है। तो ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं इस कुंडली के और भी नज़दीक से लेके आता हूँ। अब कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। लग्न बना है 8 डिग्री 30 मिनट का, और पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र के इस चरण के अधिपति जो होंगे वो बुध हो जाएंगे। आप जरा विचार करिए, आपकी कुंडली में बुध 12वें भाव के अधिपति होते हैं और तीसरे भाव के। ऐसी अवस्था में कि जन्म कुंडली में जब कर्क लग्न की कुंडली बने तो बुध इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, लेकिन फिर भी जातक की कुंडली में बुध जो है वो 6वें भाव में बैठे हैं, अब शुक्र के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए पापी भाव होता है और पापी ग्रह का पापी भाव का अधिपति होता है। एकादशवें भाव के अधिपति का 6वें में जाना ठीक नहीं होता है, इस वजह से इसे दारिद्र दोष कहते हैं। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, ये कमजोरी, और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का व्यय बड़ा ही संतुलित होता है। लेकिन बुध के साथ शुक्र का जाना, 12वें भाव के अधिपति के साथ एकादशवें भाव का बैठना, या 12वें भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव का बैठना, ये सरकारी क्षेत्र का एक अलग दौर दिखाएगा। शनि यहाँ और बुध का प्रभाव जो है वो ठीक ठाक होगा। ठीक ठाक होगा कहने का मतलब है कि यहाँ जो शनि बैठे हैं और गुरु और चंद्रमा, आपको समझने की बारी है कि कई बार आप छोटी छोटी बात को गंभीर भी बना देती हैं। यहाँ राहु और मंगल का जो पाप कर्तरी लगा है, ये आपके इस शुभ प्रभाव को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे दशम भाव के अधिपति जो बने हैं शनि, वो मंगल से प्रभावित हैं, जो कि रोजगार भाव के अधिपति हैं। तो आपको खुद पे भी विचार करना होगा कि नौकरी नहीं तो क्या, इस पे विचार करिए। तो नौकरी नहीं तो क्या, तो आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग बहुत अच्छा होगा। गुरु का मंगल को देखना और गुरु का सूर्य के साथ बैठना, बुध और शुक्र का एक साथ बैठना और द्वितीय भाव के अधिपति का 7वें में बैठना, गुरु के साथ बोल करके, किसी को ज्ञान दे करके, कुछ अपना रोजगार स्थापित करके अगर कुछ का धन कमा सकें तो बिल्कुल आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि पति को इस बात की आज्ञा इन्हें दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस व्यक्ति के अंदर जो कलात्मक गुण हैं वो कहीं ना कहीं दब करके, कुंठित होकर के रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें इनको स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है और उसके लिए सुखद पर्यावरण का माहौल बना करके कैसे इनको सौंपा जाए, ताकि ये जो इनके मन की बात है, क्योंकि जीवन एक बार मिलने वाला है, पता नहीं अगले जीवन में ऐसे कभी माहौल मिले ना मिले, मनुष्य बने या ना मिले, तो एक बार आपको बहुत ही अगर बेहतर कुछ करना चाहती है तो इनके ऊपर दाव खेल लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये भरोसेमंद है। गुरु और चंद्रमा, व्यापार के लिए गुरु और सूर्य का यहाँ बैठना, गुरु और चंद्रमा का यहाँ बैठना, गुरु का यहाँ बैठना, व्यक्ति ज्ञान के बदौलत धन बहुत अच्छा कमा लेगा। और गुरु मंगल का प्रभाव यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, व्यापार भाव है, इस भाव के अधिपति इसे देख रहे हैं, शनि स्वग्रही, इसे अच्छा कहा जाएगा। कई बार व्यक्ति केमिकल क्षेत्र में, राहु है अभी, लाजवर धारण करिए 2033 के अप्रैल तक। गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का व्रत, रात को सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो चलो रात को सुन लेंगे, पर सुबह सुबह अगर पूजा करने बैठते हैं तो गणेश संकटनाशक, गणेश पंचरत्न और गणपति अथर्वशीर्ष, ये तीनों ही एक एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु कमजोर, एकादशी का व्रत, या एकादशी का व्रत अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी को रोटी खाया करिए, और अगर वो भी हो पड़े, बन पड़े, तो आप कम से कम उस दिन जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत
और एकदम बिल्कुल कम बोल करके भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करिए। गाय की सेवा, मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना, ये सब सामान्य बात होगी। सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। नीच के ग्रह के साथ बैठने के कारण सूर्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा, पर बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अपने परम मित्र के साथ बैठे हैं, नहीं तो ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती। यहाँ पे चंद्रमा का बल बढ़ेगा, ये सूत्र है। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक बना रही है। नक्षत्र के आधार पर सूर्य ठीक है, और आपको वो गणनात्मक या कलात्मक या कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्रेसिव बना देते हैं, जहाँ व्यक्ति कभी भी अपने अंदर की बात को दबा नहीं पाता है और कई बार कुंठित महसूस करता हुआ उसको निगेटिव अप्रोच में ले लेता है। दिल की बात दिमाग पे, दिमाग की बात दिल पे। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में ठीक है, और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन और दोनों का एक दूसरे से नवम पांचवें जाना बहुत अच्छा होता है। ये आपको कई तरीके से आपके प्रभावों को और आपके विलक्षणता को बढ़ाने वाला होगा, जो धन धर्म धन धान्य से परिपूरित करने वाला बनता है। चतुर्थ भाव के अधिपति तीसरे में बैठे हैं। माता का स्वास्थ्य ठीक ठाक है, कमजोर नहीं है, मैं उसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। आपके पास साहस बहुत अच्छा है, ऋण वगैरह में आप नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो लौटा देंगे। आप कभी भी ऋणी नहीं बनेंगे, पर देना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मंगल आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं चंद्रमा के साथ, इस वजह से इमोशन आपके पास बड़ी ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करिए। बुध जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास कला और अनुभव दोनों देंगे। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं, और गुरु की बात करता हूँ, गुरु को सूर्य ने अस्त किया है, इस वजह से व्यक्ति कई बार अच्छी और बुरी चीज़ों में पहचान नहीं पाता है कि उसके लिए अच्छा क्या होगा और कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु। इस वजह से भी कई बार उसका नुकसान होता है। साथ ही साथ व्यय करने से पहले व्यक्ति को बड़ा दंश झेलना पड़ता है कि ऐसा क्यों खर्च कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। आप जो भी काम करेंगे हो सकता है कि ससुराल वाले उस पर कहें कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये वाला। तो ऐसा ना हो, इस वजह से आपको कम से कम रामायण के कम से कम एक अध्याय का पाठ अवश्य ही करना न सके तो एक चौपाई तो अवश्य पढ़ें प्रत्येक दिन। दोहा छंद वाली जो बात होती है उसका एक पेज भी अगर पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपकी गंभीरता बरकरार रहेगी। तो ये शुक्र की बात थी। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बुध और शुक्र दोनों को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए थोड़ी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको कई बार वो आलस्य दे सकते हैं अपनी दशाओं में, ये बात क्लियर है। लग्न के अधिपति मेहनत आपसे ज़्यादा करवाएंगे। सूर्य की दशा आपकी कुंडली के लिए जो दशा है उसके आधार पर कहूँ 100% आपके लिए लाभदायक होगी, पर जितनी भी होगी वो आपके लिए अच्छी होगी। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व और उसके कई बार उसके परिणाम उसके पक्ष में आते देखे जाएंगे। थोड़े विलंब से ही सही, पर व्यक्ति अनुकूल पर्यावरण का निर्माण कर लेता है। अपने मेहनत के बल पे वो अवश्य ही सफल हो सकता है। मंगल आपकी कुंडली में वृद्ध हैं, चंद्रमा वृद्ध हैं, बुध वृद्ध हैं, गुरु वृद्ध हैं, शुक्र जो है वो मृतप्राय हैं, शनि वृद्ध हैं, राहु और केतु मृतप्राय हैं। एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली का सूर्य आपको बल दे रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, दरअसल मेरी खुद की कुंडली में भी सारे ग्रह मृतप्राय या वृद्ध ही होकर के बैठे हैं। शायद इसी वजह से मुझे भी बड़ी ज़्यादा मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि वृद्ध और मृत वाले ग्रह पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें आवश्यकता अपने मेहनत को बढ़ाने की होनी चाहिए। वो ग्रह वृद्ध है तो भी आपको अरबपति बना सकता है, ये बात याद रखिएगा। और वो आपके पास इतना उसके पास बल है कि आप अगर मेहनत कर लेंगे तो निस्संदेह उसका वृद्ध होना और मृतप्राय होना कोई मायने नहीं रखेगा। आपकी कुंडली में सूर्य ठीक है और आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है, ये दोनों ग्रह ठीक हैं। अगर चंद्रमा थोड़े और ठीक हो जाते तो और भी अच्छी बात हो सकती थी, वो थोड़े कमज़ोर हैं, इस वजह से थोड़ी सी बात है। अब आपको मैं वातावरण के हिसाब से बताता हूँ। जो बुध और शुक्र हैं आपकी कुंडली में जैसे बैठे हैं धनु राशि में, वो अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब होगा कि बुध और शुक्र के पास थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा और मंगल जो बैठे हैं जिस स्थिति में बैठे हैं, जैसे चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में बैठे हैं, ये भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति जो बनेगी, और चूंकि वो डिग्री में भी थोड़े कमज़ोर हैं, तो चंद्रमा और मंगल का संबंध आपसे मेहनत ज़्यादा करवाए। क्लियर है, इनकी दशा में मेहनत ज़्यादा करनी पड़े।
उसके बाद सूर्य और जो गुरु बैठे हैं, जैसे सूर्य और गुरु मकर राशि में बैठे हैं, ये भी भूमि तत्व की राशि होती है और डिग्री में भी इनका प्रभाव थोड़ा कमजोर ही है, लेकिन सूर्य का प्रभाव ठीक है। इस वजह से सूर्य की दशा आपके लिए धनदायक होगी और उस दशा काल में व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। पर गुरु उस दशा काल में या गुरु जब एक्टिव होते हैं तो अपना प्रभाव थोड़ा कमजोर कर देते हैं। अगर वो परिवर्तन नहीं करते तो ये अलग तरीके से और भी ज्यादा कमजोरी वाली बात हो जाती और आपके ज्ञान को, और कई बार आपको अंक कम मिलता है, ऐसा यहाँ से भी देख रहा हूँ। कई बार प्रतियोगिता में जो लाभ नहीं मिल रहा वो इसके कारण, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति ही नीच के भी हैं और अस्त भी हैं। अस्त उनका होना तो चलो ठीक है, पर नीच का होना कई बार कमजोर हो जाता है। नीच के हैं और परिवर्तन में हैं तो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ प्रवृत्ति लगा करके अगर नौकरी करना चाहें तो अवश्य करिए। मेहनत है लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मैंने गुरु और सूर्य की बात करी, अब उसके बाद शनि और केतु की बात करता हूँ। तो शनि और केतु जल तत्व की राशि में, मीन राशि में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में आपको थोड़ा बल लगाना पड़ता है और भाग्य का बल थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि भाग्येश वस्तुतः नीच के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ षडबल की बात। षडबल में सूर्य और गुरु कमजोर हैं, चंद्रमा के पास खाली बल है। आप व्यापार की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उस पर ही फोकस ज़्यादा करिए। अगर वातावरण अनुकूल नहीं है तो इसको चुपचाप क्विट करके बाहर निकलिए, क्योंकि दशा लंबी है, आपसे थकाएगी और जब तक थकेंगे तब तक चूर चूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अपने आप को इकट्ठा करिए और वापस अपने काम पे ध्यान देने की बात ज़्यादा है, क्योंकि नौकरी के योग बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है। क्लियर है? ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में अगर फिर भी अगर आपको नौकरी करने का मन होगा तो मैं आपको एक टाइम टेबल बता देता हूँ जब तक आप नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए प्रयास करिए 2025 के अक्टूबर तक, जिसमें सबसे अच्छी दशा की स्थिति 2023 के मार्च के बाद आ रही है। 25 तक अगर नौकरी नहीं लगेगी तो नौकरी छोड़ दीजिएगा। इन 3 वर्षों में, मतलब 23 से लेकर के 25 तक में, आपको साथ ही साथ अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपने आप को और भी ज़्यादा इस बारे में भी दिमाग लगाना है कि मैं और कौन सा व्यापार कर सकती हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और वैसे राहु है, आप कंप्यूटर पे बैठ करके ज़मीन के अंदर से निकाल करके और प्लास्टिक से संबंधित कई सारे काम, केमिकल से संबंधित कई सारे काम और भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपसे बिना चर्चा किए ये बात शामिल नहीं की जा सकती। इस कुंडली में डेयरी का काम भी किया जा सकता है। इस कुंडली में केमिकल से संबंधित भी काम किए जा सकते हैं। इस कुंडली में नर्सरी से संबंधित भी कारोबार किए जा सकते हैं। इस कुंडली में कॉस्मेटिक आदि से संबंधित भी कारोबार किए जा सकते हैं, पर ये आपसे मंथन करने के बाद ही बात होगी। ये अकेले मैं निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि मैं आपको सुनूं नहीं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर संतान का प्रयास कभी भी करना हो तो गुरु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर आप देख लेंगे तो काम हो जाए। उसके अतिरिक्त अगर संतान का प्रयास करना होगा तो मंगल और गुरु ये आपको लाभ देंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य करना हो तो शुक्र और गुरु, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया रहेंगे इस चीज़ के लिए। किसी भी तरीके का कोई भी काम करना हो तो आपके लिए सोमवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए वृश्चिक राशि और मीन राशि अच्छी रहेगी, दिशा पश्चिम अच्छी रहेगी और अंक 2 अच्छा रहेगा। नक्षत्र पुष्य बहुत अच्छा है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा बहुत अच्छा रहेगा, श्रवण अच्छा है और उत्तरा फाल्गुनी से बचिएगा। पूर्वाषाढ़ा भी ठीक है। ऐसे श्रवण, रोहिणी और मृगशिरा ये सब भी आपके लिए अच्छे नक्षत्र हो सकते हैं, जिसमें पुष्य बहुत अच्छा रहेगा। आप वैसे राजकुमार ही जन्मे हैं, राजकुमारी ही जन्मे हैं। द्वितीय भाव आपकी कुंडली में धन भाव ठीक बना है, पर अपने रोजगार से ही व्यक्ति के पास धन आता हुआ देख रहा हूँ। और पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा रखने का प्रयास और भी ज़्यादा करना है। शनि के बाद गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य, लाभ इसीलिए थोड़ा कम मिल रहा है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी, क्योंकि उच्च की दृष्टि है तो व्यक्तित्व और व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए व्यक्ति को नारायण का भक्त बनाए। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए व्यक्ति को साहसी और क्रिएटिव बनाए। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए भाग्यशाली और समाज को कुछ देने के लिए तत्पर रहने वाला। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को लाभान्वित और लाभ प्रदान करने वाला। एक वक्त आपकी कुंडली में 2026 का अक्टूबर जो 3 साल चलेगा बहुत अच्छा चलेगा। आप उसको जाने मत दीजिएगा और उसमें जितना ज़्यादा हो सके धन कमाने का प्रयास करिएगा। अब क्या बताऊँ, लोग मुझसे पूछते हैं पंडित जी धन योग गिना दीजिएगा। लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना ठीक नहीं है। यह धन सोखता है, मेहनत कराता है। धन भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, मेहनत, खुद के बल पे खुद का रोजगार। तीसरे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना, व्यक्ति को साहसी, ब्राह्मणों का पूजक और धनवान योग, लेकिन पराक्रम करने के बाद।
चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में तृतीय जाना यह सरकारी क्षेत्र का लाभ दर्शाता है। पंचम भाव के अधिपति का तीसरे में जाना संतान से कष्ट और संतान को देर से आते हुए देखा जाता है। छठवें भाव के अधिपति का नीच का होना, रोग व्याधि पेट से संबंधित समस्या थोड़ी सी हो सकती है। कई बार व्यक्ति का जो कमर वाला क्षेत्र वस्ती क्षेत्र होता है वो थोड़ा प्रभावित होता है और कई बार तो घुटना आदि भी कमजोर होते हुए देखता हूँ, ऐसी चीज़ें देख रही हैं। सप्तम भाव के अधिपति का नवम में जाना ये ठीक है, दाम्पत्य ठीक रखना चाहिए। इस पर और भी ज़्यादा कम्युनिकेट करिए आप लोग, कभी भी बातचीत बंद मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मिल करके बैठ करके सुलटा लीजिएगा। ये बात यहाँ तक की। नवम भाव के अधिपति का लग्न को देखना ये ठीक होगा, पर नवम भाव के अधिपति का लाभ को देखना ये बहुत अच्छा है, ये भाग्यशाली योग है। दशम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना ये खुद के रोजगार के लिए कह रहा है। एकादशवें भाव के अधिपति का छठवें में जाना दारिद्र दोष है, किसी को देने से बचिए। 12वें भाव के अधिपति का छठवें में आना ये भी दारिद्र दोष का निर्माण करते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कुंडली में और भी अच्छी बात क्या हो सकती है? गुरु का लग्न को देखना, शनि का लग्न में बैठना, पंचमेश है लग्न में गुरु चंद्रमा से देखे जा रहे हैं, शुक्र का यहाँ बैठना ये बहुत अच्छा है। मंगल का जन्म कुंडली में स्वग्रही होना, टूटेगा नहीं दाम्पत्य। चंद्रमा है मेहनत व्यक्ति करने को उजागर है, इसकी ऊर्जा को पहचानिए। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, आपके पति या आपके घर परिवार के ऊपर, आप उन लोगों को ये बात कहिए कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बेहतर तरीके से धन कमा सकती है। ये चंद्रमा आपसे सब कुछ करवा लेगा। ये मंगल आपको कभी भी शांत बैठने नहीं देगा, आपसे लगातार काम करवाएगा। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। छोटे भाई बहनों का जीवन में बड़ा ही बेहतर लाभ प्राप्त करते देखता हूँ। और भी स्थिति में देखूंगा तो संतान का सुख आपकी कुंडली में 100% है। बल के आधार पर मंगल और सूर्य के पास बल है, आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। और दूसरे नंबर पे अगर बात कहूँ तो आपकी कुंडली में शास्त्यांशा में भी जो स्थिति दिख रही है वहाँ पे शुक्र का बल ठीक है, शनि थोड़े से ठीक हो रहे हैं, सूर्य भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, कमज़ोर नहीं है। परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए। आपका मन बड़ा परेशान है, अपने मन को ठीक करिए और अपने इम्यून को ठीक करिए। जिस तरीके से भी हो सके उसको ठीक करने की बीमारी आपको लगी है, आपको उसको ठीक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना और अगर जल्दी जल्दी स्वास्थ्य बीमार नहीं होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या रहता है तो मन बीमार हो जाता है। इसको कैसे ठीक करना है आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्लियर है? आज के कार्यक्रम में मैंने जल्दी जल्दी बोली है बात, क्यों? क्योंकि कई बार जब धीरे धीरे बोलता हूँ तो लोग अकबका जाते हैं, बोलते हैं बड़ा धीरे धीरे है, बड़ा स्लो है, बड़ा धीरे धीरे। लो जल्दी बोल दिया। इस वजह से अब ये कुंडली के ऊपर निर्भर करती है बात कि सामने वाले को कितनी बात समय पर जल्दी जल्दी नहीं बोला है, स्पष्ट बोला है, स्लो नहीं है, ठीक है, उच्च भी नहीं है और पिच ठीक है। इस वजह से आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ भी बात पूछनी होगी पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।